नमस्कार मित्रों। लीजिए प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास गोदान। इसके 3 भाग हमने पढ़ लिए हैं। आज हम जान रहे हैं चौथे भाग को। हमने जाना कि होरी भोला के घर से गाय की बातचीत करके लौट आया है, साथ में अपने पुत्र को भी ले गया था। वहाँ पुत्र का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया है और इधर साइड में जो है आपका होरी गाय की चिंता में व्यस्त है। देखिए होरी क्या क्या चिंता करता है और फिर किस प्रकार से वो भोला के घर जाते हैं, गाय लेकर आते हैं दोनों बाप बेटे, और गाय लेकर आने के बाद में क्या होता है, ये सब देखने को हमको इस भाग में मिलेगा। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि दृश्य और भाग एक ही है। यहाँ पर अध्याय में बांटा गया है इसको, है ना। दृश्यों में नहीं बांटा गया है, छोटे भागों में नहीं बांटा गया है, डायरेक्ट अध्यायों में। इसमें छोटे छोटे दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे, भाग में बदलने को ऐसी बात नहीं है। वो मैं आपके समक्ष अवगत कराता रहता हूँ, ठीक है। आइए जानते हैं। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपने बांस की खाट पर पड़ा, बार बार तारों की ओर देखता। गाय के लिए नाद गाड़नी है, बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को 12 ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देंगे। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। बाहर नांद कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नजर के लिए मुंह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के फरियाद ले जाना भी उचित नहीं, और फरियाद के सामने मेरी कौन सुनता है। उनसे कुछ कहूं तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जेल में रहकर मगर से बैर, जल में रहकर मगर से बैर करना बड़ुकपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है। 5 शेर से कम क्या दूध देगी। शेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी ललचाती रही। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 शेर मालिकों को दे आया करूंगा। कारिंदा साहब की पूजा करनी ही होगी, और भोला के रुपए ही देव भी दे देने चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करके उसने उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा पैसा नहीं पतिया था। सन में क्या कुछ न मिलेगा। अगर 25 रुपए में भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे भी कभी 2-4 रुपए पैसे आ जाते हैं तो उनको भी नहीं छिपा सकता। अच्छा, यह भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास पैसे रहते हैं तो फिर नखड़े बखाड़ने ले। गोबर जरा आलसी है। मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है, उसकी उम्मीद कौन है। आलसी नहीं होता तो भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे रात पहर के कुट्टी काटने लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते तो मैं पड़ा सोता रहता। कभी जगा देते तो बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता। लड़के जब माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो क्या, जब अपने सिर पर गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही मैंने घर नहीं संभाला लिया। गांव सारा यही कहता था कि हुरी बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। सुबह और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज घर की और बात ही होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चल रहे हैं। सब समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई है, कभी आराम से नहीं बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी, जिनसे घर के पीछे उनसे अपने को मिटा दिया। देवरानी उसे काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसने भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए, लेकिन भाग्य में आराम लिखा हो तब तो मिलता। देवरों से के लिए मरती, जब अपने बच्चे के लिए मरती है। वह इतनी सीधी, गमखोर,
निश्छल निर्छल है ये, यहाँ पर निश्छल नहीं है ना, निर्छल नहीं होती तो आज सुबह और हीरा जो मूँछों पर ताव देते फिरते हैं, कभी नहीं भीख माँगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है इसके लिए, मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा, साइत भिनसार हो रहा है। साइत भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा। भिनसार का मतलब होता है सूर्य और चंद्र का जो मिलन होता है, एक ये मान सकते हैं आपकी अभिसार होता है, इसको भिनसार कह रहे हैं ये। और ये अभिसार रात और दिन का संगम है ना, वो उसकी बात है, मतलब ये उषा काल जिसको हम कहते हैं, है ना। कहे कि तो यही सोया था कि अंधेरे में ही चला जाऊंगा, पर जब नांद तो गाड़ दूं, लेकिन जब तक वह द्वार पर न आ जाए, नांद गाड़ना ठीक नहीं होगा, कहीं भोला बदल जाए तो, और किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तो तालियां पीट ले लगेगा। चले थे गाय लाने, पट्टे ने इतनी फुर्ती से नांद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सामने आ जाए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाए तो भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे, कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मसल कर बोला, अरे ये तो भोर हो गया, तुमने नांद गाड़ दी दादा। ओहरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती को की गर्व से देखकर मन में यह सोचता हुआ कि इस गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता। नहीं, अभी नहीं। सोचा कहीं नहीं मिले तो नाहक भद्दो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं। उसके मन में कोई चोर बैठ गया, चोर बैठ जाए या ढाढ़ हो तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने कुछ और नहीं कहा, लाठी कंधे पर रख ली और चल दिया। होरी ने उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। जब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए, 17वां लग रहा है, मगर कैसे करें, कहीं पैसे की दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगोजा हो गया है, घर की साख जाती रही। मैं तो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। दो एक राजी भी हुए, पर रुपया पैसा मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाओ, फिर और इतना ही ऊपर से खर्च करो, तब जाकर ब्याह होगा। कहाँ से आवे इतने रुपए। राम खलियान में तुल जाती है रास खलियान में तुल जाती है, खाने भर को नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो। और अब तो सोना ब्याहने योग हो गई है। लड़के का ब्याह न हुआ न सही, लड़का तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसकी सगाई करनी होगी, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे। मैं तो अब प्रसंग फिर चलता है, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं चौधरी और महतो, जो होरी महतो है, इसके बीच की बातें पूछी जाती है। परीक्षा में आया था पहले चौधरी के और जो हीरा की पत्नी थी उसके, जो झगड़ा हुआ था ना, उसके बारे में प्रश्न आया था। होरी ने देखा, दमड़ी बंसोर सामने खड़ा है, नाटा काला, खूब चौड़ा, मोटा चौड़ा मुंह, बड़ी 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 मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में एक दो बार कर चिक्के, कुर्सियां, मोड़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट लिए जाता था। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर आपने तीनों कोठियों दिखाई, मोल भाव किए और 25 रुपये सैकड़ा 50 बांसों का बयान ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से देखा, मेरे बांस कभी 30 रुपये से कम नहीं, लेकिन तुम घर के आदमी हो तो क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी प्रदेश से लौटा कि नहीं। चौधरी ने चिलम का दम लगा कर खांसते हुए कहा, अभी लौंडे के पीछे तो मर मिटा। मैं तो जवान बहू घर में बैठी थी और बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है, मैं तो किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू चाहे खा चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे,
नहीं तो काबू में नहीं रहती, कोठियां तो बट गई होंगी। ये प्रश्न भी आया था, औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ने दे, ये किसकी मनोभावना है, या फिर इससे क्या मनोभावना है, ये पीजी में प्रश्न आता है। आगे देखिए, हुरी ने आकाश की ओर देखा, मानो महानता उड़ेल उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वे बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नियत नहीं। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगानी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं, कह दूं कि 20 रुपए में सैकड़े में बेचे हैं, क्या पता चलेगा? तुम कहने थोड़े ही जाओगे, तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना दुरुपयोग करते हैं, लेकिन भावना में यह पवित्रता है, वही हमारी काली माँ से कभी मलिन नहीं होती। यानी एक तरफ तो भाइयों से धोखा करने की सोच रहा है होरी, और दूसरी तरफ चौधरी को भाई बता रहा है। ये होरी की विशेषता के रूप में आता है पीजी में। आइए, होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुंह पर कुछ मिथ्या विनीत का भाव प्रकट हुआ, जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुक पर आता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है, मैं तो यह बात है भला, लेकिन यह बात है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से 20 रुपए नहीं 15 रुपए कहूंगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने सिकिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो, 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे भी जाते हैं। 10 रुपए पर, हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बांस का नहीं शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा, सौदा पट जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्चाई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। अब चौधरी तो बांस काट रहा है और इधर से आएगी हीरा की बहू, तो वो लड़ाई करेगी चौधरी से। देखिए, ऊख की सिंचाई हो रही थी, हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। हीरा बहू मतलब हीरा की बहू चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर ही बोली, कौन बांस काटता है, यहाँ बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोक कर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयान हुआ है, सैत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी, उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगुजा हुआ था, धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उससे पिटता था। सुन लीजिए, पिटता नहीं था, पीटता था, है ना, माफ करिएगा। अभी हाल ही में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकारी वह किसी तक तरह नहीं छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो वह कभी कभी स्वामी को लात मारकर उसी के आसन के नीचे चलता है। कलवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपए में हम बांस नहीं जाएंगे, हमारे बांस नहीं जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना इनकी विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना है आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार के समय के आघात का सहन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना नहीं था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और व्यवस्था से उसकी प्रकृति का जल सूखा और कर कठोर और शुष्क बना दिया, जिस पर एक बार गावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेजूं? जो कुछ कहना है वो मुझसे कहो ना, मैंने कह दिया मेरे बांस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई चलती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, फिर संभली और पांव के तल्ले निकालकर चौधरी के मुंह, पीठ और धुंधा पर अंधाधुंध जमाने लगी। तल्ले का मतलब चप्पल निकाली, है ना, पांव की चप्पल निकाली और चौधरी को पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तो चौधरी साहब की सादरी सारी चौधरी निकाल दी। देखिए आप, बंसोर होकर उसे ढकेल दे, उसका ये अपमान,
मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का दे, नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा जाओ खा चुका। खड़े खड़े मार खाने के सिवाय इस संकट से बचने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं था। पुन्नी को रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा। खून ने जोश मारा और अलगोजा की ऊंची बांध तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेट लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से लात जमा कर बोला, अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को क्या समझा? क्या तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ? अब होरी की बात आ गई, समझिए। होरी ने बांस बेचे और होरी ने ही चौधरी को लात जमा कर पीटा। बताइए। चौधरी कसम खा खा कर अपनी सफाई देने लगा। तलिया की चोट ने उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराधी मिली। उसे फूले हुए गाल आंसुओं भीग गए। उसने बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? चौधरी ने अविश्वास करके कहा। आंखों में धूल मत झोंको चौधरी। होरी ने अविश्वास करके कहा ना। आंखों पर धूल मत झोंको चौधरी। तुमने कुछ नहीं कहा तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ? एक खून है, कोई तिरछी आंख से नहीं देख सकता। आंख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गला गाड़ कर बोली, तूने धक्का देकर गिरा नहीं दिया? खाजा बेटे की कसम। होरी ने खबर मिली, हीरा को खबर मिली कि चौधरी पुनिया में लड़ाई हो गई है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और औंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकली आई और गर्दन की नसें तन गई। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह चौधरी से लड़ी क्यों? उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बंसौर के लिए लड़ते झगड़ते का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा के समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उसने लड़ने की क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े के मुंह खोलकर बातें करे, उसे ऐसा है था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया तो ये 20 में कूदने वाली कौन होती है? सही बात है, 15 रुपए की बात हो गई, तब क्यों बात करें, वो बात आ रही है। आते ही पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग लेकर चला गया। लाते जमाने लगा, लात जमाने। हराम जादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी है? छोटे छोटे आदमियों के मुंह लड़ती लड़ती फिरती है। किसी की पगड़ी नीची है होती है बता? एक लात और जमा कर। हम तो वहां कलेऊ की बाट देख रहे हैं और तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आंखों का पानी गिर गया है। गोद खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती और कोसती जाती। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तेरी मरी आवे तुझे, देवी मैया तुझे लील जाए, मेरी इलजुआ हो जाए, भगवान करे तू कोड़ी हो जाए, हाथ पांव कट कर गिर जाए। और गालियां तो हीरा का खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी, कोई विशेष कष्ट न था। इतर बीमार पड़े, उधर विदा हो गए, लेकिन कोड यह घिनौनी मौत उससे भी घिनौना जीवन तिलमिला उठा। दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कट कर गिर जाएंगे तो तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी, हैं? तू इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी? तू तो दूसरा भरतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा मैं तो अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या बहू ने मुझे मारा तो मैं छोटा नहीं हो गया? धन्य भाग की भगवान ने यह दिन दिखाए। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में बढ़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह भटकती है, जो आज तुमसे लड़े गई कल दूसरे से लड़ जाएगी। तुम भले मनुष्य हो, कैस हंसकर टाल गए, दूसरा होता तो बर्दाश्त नहीं करेगा। कहीं भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया।
लपका की होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे से हटाते हुए बोला, अरे हो गया, देख लो, देख तो लिया दुनिया ने, बड़े बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर ही पियोगे। हीरा ने भी अब बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था, चाहे तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैं सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय है। कहाँ तो पुन्नी रोती थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे आग घर में, मुझे क्या करना है, भाग फूट गए कि तेरे जैसी कसाई के पाले लगा इस घर में, लगा दे आग इस घर में। उसने कलेव की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गर्जा, वहां कहाँ जाती है, चल कुएं पर खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी, चुपके से टोकरी उठाकर चल दी और कुएं की ओर चली। हीरा उसके पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ न करना, जे औसरम, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाक लगाई, तुम वहां खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, तुम्हारी सुनता ही कौन है, किस शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट आड़ में दाढ़ी चार कहा था, भूल गए। बहू दिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटेगी ना, डांटी नहीं जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन से साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं, क्या कभी न मारा है, न मार, क्या कभी मारा है, मारा नहीं है जो मारने की सांद बनी हुई है। इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो, इतनी ही बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है, तुमने खाली मारना ही सीखा, दुलारना कभी सीखा ही नहीं। मैं ऐसे ही हूं कि तुम्हारे साथ निभाऊं। अच्छा रहने दो, बहु तू अपना बखान न कर, तू ही रूठ रूठ कर नेहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी, अपने गरज सताती है तब मनाने जाते हैं लल्ला, मेरे दुल्हार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे बड़ा बयान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात के लालसा में गुलाबी मादकता के उदय होती है, हृदय में सारे आकाश की माधुर्यता सुनहरी किरणों में रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रहर आता है, क्षण भर बगुले उठते हैं, फिर पृथ्वी कांपने लगती है, लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है, वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने खड़ी होती है। इसके बाद विश्राम संध्या हो जाती है, शीतल और शांत। जब थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत करते और सुनते, तटस्थ भाव मानो हम किसी ऊंच शिखर पर जाकर खड़े रहे हैं जहां किसी का जनरव तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो, बड़ी बयान करने लगे, जरा सा कोई क्या बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उल्हाने के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती। धनिया, भोला से पूछ, उसने तेरे बारे में क्या कहा था। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो, गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी, चौधरी ऐसा आदमी नहीं, फिर एक आध बांस बेसी काट भी लेगा तो क्या रोज ही मंगनी बांस कटते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने की लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब में 2.5 और होते हैं। चौधरी ने भीमरोती से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं। 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा, मैं तुम्हारे सामने 15 रुपये कहते हैं, कहो तो बुलाऊं। तय तो 20 में ही हुए थे चौधरी, अब तो तुम्हारी जीत है, जो चाहो करो। 2.5 रुपये निकल आते हैं, तुम दो ही दोगे, तुम दे ही दोगे। मगर चौधरी कच्ची गोली ने खेला था, अब उससे किसका डर। हीरा ने
मुंह में ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। इतना, बस इतना बोला, यही अच्छी। अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा होगा। हीरा ने पर पैसे सैकड़ों जूते पड़े थे। हीरो प, होरी पर सैकड़ों जूते पड़े थे। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बड़ी देर तक पछताता रहा। कितना लोभी है और स्वार्थी है इसका। आज उसको पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दे ही दिए तो बड़ी खुशी से कितना फूल था। अपनी चालाकी को सहारता कि बैठे बैठे रह जाए, 2.5 रुपए मिल जाए तो। एक सेकेंड आप रुकिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया ना। है ना, यहाँ चल रहा था 2.5 रुपए निकालते हैं तुम ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां ने खेला था। अब उसे डर किसका। होरी के मुंह में ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला था। अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा न हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, तुम भाइयों के थोड़े पैसे दबाकर राजा हो जाओगे। 2.5 रुपए पर अपना मीमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर सैकड़ों जूत पड़ गए। जूत पड़ने का मतलब अपने आप में लज्जित हो गया ना। चौधरी तो रुपए सामने रखकर जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। कितना लोभी और कितना स्वार्थी है, आज उसे पता चला है। चौधरी ने 2.5 रुपए दे दिए तो वह खुश हुआ। कितना फूली उठता ना। आगे देखिए। अपनी चालाकी को सराहता बैठकर 2.5 रुपए मिल जाए, ठोकर खाकर ही तो हमारी सावधानी पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई, बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े गिन रहे थे। और रुपया 10 हुए 10, है ना, 10 रुपए की बात आ रही है। हीरा 5 रुपए में दे देंगे। नहीं, हम इन्हीं दामों में। होरी ने लंबा मुकर बना लिया। होरी 15 रुपए में दिए हैं तो मैं क्या करता। हीरा 5 रुपए में दे देंगे तो हम इन्हीं दामों में। हाँ, मारपीट हो रही थी जब मैं बीच में आ गया। आकर बोलता, क्या बोलता। आगे देखिए। हीरा 5 रुपए हमें दे दें, हम नहीं देते इन दामों में। वहां मारपीट हो रही थी, मैं बीच में गया, क्या बोलता। होरी ने अपने विजय पराजय अपने मन में ही डाल ली। और कोई चिंता और कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाए तो गिरने पर धूल झाड़ कर खड़ा हो जाता है। कि देख ले, जीत कर अपने आप को धोखाबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में माफ सब कुछ माफ है ना। हार की लज्जा तो पी जाने की वस्तु है। देखिए, आगे देखिए। अब दोनों में पति को फटकारने लगी। कुछ ऐसे अवसर मिलते हैं जो बहुत कम मिलते हैं। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी उसके हाथ से नहीं थी। हाथ मटका कर बोली, कौन है भाई, 15 रुपए की बात। यह तो पढ़ लिया था हमने। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले भाग में कि क्या क्या होता है इसी भाग के, मतलब अगले दृश्य में। यह दृश्य यहाँ तक ही समाप्त है, ये वाला दृश्य ने। अब उसके बाद में क्या है कि क्या क्या होगा, जो भी है सब